अपराध पर मंथन लगातार होगा बड़ा प्रहार। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। मुख्यमंत्री नापसंग सैनी ने चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ संगीन अपराधों में संलिप्त एक भी अपराधी को बख्शा ना जाए। दरअसल हरियाणा सचिवालय में करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू तौर पर बनाए रखें, संगीन अपराधों में संलिप्त एक भी अपराधी को बख्शा ना जाए। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, डीजीपी, सीपीएस, गृह सचिव सुमिता मिश्रा, हरियाणा के तमाम एसपी और आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नापसंग सैनी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं और इसी सिलसिले में कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की गई। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीराम जुड़ गए हैं। रवि, देखिए सीएम नापसंग सैनी कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और इस सिलसिले में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने एक समीक्षा बैठक भी की जो रात भर चलती रही, यानी कि 12:30 बजे तक ये बैठक चलती रही। क्या रहा इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए साधना, मुख्यमंत्री की तरफ से कल एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुलाई गई थी। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा यहां करते हुए नजर आए थे। इस बैठक की अगर बात की जाए तो 8:15 बजे के आसपास ये बैठक हरियाणा सचिवालय की 4थी मंजिल पर शुरू हुई थी। बैठक में पुलिस अधिकारी, तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में मुख्य सचिव जो है वो मौजूद थे और इसके साथ साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं गृह सचिव सुमिता मिश्रा, इसके साथ साथ जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं वो बैठक में मौजूद थे, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद थे। इसके साथ साथ तमाम जिलों के पुलिस कप्तान मौजूद थे, तमाम कमिश्नरों से पुलिस कमिश्नर्स इस बैठक में मौजूद थे। यानी कि इतनी बड़ी बैठक पहली तौर पर इस सरकार में अभी होने जा रही है कि तमाम जिलों के पुलिस कप्तान और तमाम कमिश्नरी के कमिश्नर्स जो हैं वो फिजिकल तौर पर चंडीगढ़ में मौजूद रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुद्दा भी गंभीर है क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष लगातार सवाल सत्ता पे उठा रहा था, सरकार पर उठा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस प्रकार से प्रदेश में है वो सभी के सामने है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई और इस बैठक में करीब 4.25 से 4.5 घंटे के आसपास ये बैठक चले और इस बैठक में बड़े निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए हैं। सबसे पहली चीज तो कहीं ना कहीं इस बैठक में जो गश्त है वो बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए। साथ साथ जगह जगह पर नाके लगाकर जो इस प्रकार के वाहन जो देर रात तक चलते हैं और कहीं ना कहीं उनकी चेकिंग करने को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए। और सबसे बड़ी चीज, जो प्रदेश में भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से खुली छूट जो है वो पुलिस प्रशासन को दी गई है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा गया था कि हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो भय का माहौल पैदा करना चाहता हो या फिर जो बड़े अपराधों में संलिप्त हो, जिस प्रकार से मर्डर, डकैती, लूट, ये तमाम जो अपराध है इनमें अगर किसी व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है। प्रदेश में इस प्रकार के लोगों के बीच भय का माहौल होना चाहिए जो प्रदेश में भय का माहौल बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बैठक ये इस लिहाज से रही, कानून व्यवस्था को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से ये ली गई थी। बिल्कुल रवि, देखिए हालांकि कई दफा ये बैठकें जो है वो हो भी चुकी हैं। इससे पहले जब बैठक हुई, सबसे पहले जो बैठक हुई वो 10 जनवरी 2025 को हुई और उसके बाद 10 फरवरी 2025 को भी एक मीटिंग हुई। यानी कि अपराध को किस तरह से खत्म करना है हरियाणा से, इसको लेकर सीएम नापसंग सैनी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं और लगातार एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। और इससे पहले जब बैठक की गई तो सीएम ने साफ कह दिया था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे और या फिर हरियाणा छोड़ दे। तो क्या माना जाए, क्योंकि अधिकारियों को तो निर्देश दे दिए गए हैं, तो इसका जो असर है वो हरियाणा में और ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी सीएम की सख्ती नजर आई है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखिए इस प्रकार की जब बैठक होती है तो उसका असर बिल्कुल देखने को मिलता है, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था का सवाल है। प्रदेश के
करीब 3 करोड़ जो लोग प्रदेश में रह रहे हैं उनका सवाल है, उनके भरोसे का सवाल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो सबसे सुदृढ़ होनी चाहिए। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई थी और मुख्यमंत्री की तरफ से पिछली बार की तरह भी इस बार साफ सब संदेश निर्देश जो है वो तमाम पुलिस अधिकारी को दिए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार प्रदेश के माहौल खराब करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। और आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से कार्रवाई हरियाणा पुलिस की रही है। कई जो मोस्ट वांटेड थे उनको पकड़ा गया, कई उनको पकड़ने के लिए जब टीमें गई तो उन पर फायरिंग की गई, उनका एनकाउंटर भी हुआ है, उनके पैरों में गोलियां भी लगी है। तो इस प्रकार का माहौल अगर कोई प्रदेश में पैदा करता है, प्रदेश में भय का माहौल पैदा करता है, तो निश्चित तौर पर हरियाणा पुलिस अब खुली छूट के साथ उनसे निपटने के लिए तैयार है। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए रवि। तो देखिए, कानून व्यवस्था पर लगातार जैसे बैठकें जो हैं वो जारी हैं। इस बीच बैठकों की टाइमलाइन जिस तरह से 10 जनवरी 2025 को भी बैठक हुई, 10 फरवरी 2025 को बैठक हुई, 20 मई को भी एक बैठक हुई। पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करते हुए नजर आई जून 2025 में, और कल जिस तरह से एक बैठक भी हुई। तो अपराध को लेकर सीएम काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं। बजरंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बजरंग जी, अपराध को लेकर सीएम नापसिंह सैनी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं, लगातार बैठकें की जा रही हैं कि किस तरह से अपराधियों का खात्मा किया जाए और हरियाणा से अपराध को खत्म किया जा सके। कल भी जिस तरह से बैठक हुई, किस तरह से देख रहे हैं आप इन तमाम बैठकों को, और क्या मानते हैं आप कि अपराधी क्या प्रदेश से निकल जाएंगे, क्योंकि सीएम काफी सख्त नजर आ रहे हैं? मैडम जी, हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लगातार प्रदेश के व्यापारी व आम जनता के साथ लूटपाट, फिरौती, हत्या, चोरियों की तो बाढ़ आ चुकी है। ऐसी वारदातें लगातार हो रही है और यहाँ तक कि आपने भी देखा, जेल में बैठे हुए अपराधी खुलेआम फिरौती और मंथली ले रहे हैं, और विदेशों में बैठे जो अपराधी है वो गैंग चला रहे हैं। गैंग चलाकर लोगों को कहीं भी शूट कर देते हैं, कहीं फायरिंग कर देते हैं, कहीं प्रति पैकेट फिरौती मांगी जाती है, कहीं टेलीफोन से फिरौतियां मांग रही है। लगातार एक रूटीन सा बन गया है। आम जनता आज भय के साए के अंदर जी रही है। और यहाँ तक कि हमने देखा, कल जो हमारी बहन जो बीजेपी की सीनियर प्रवक्ता है छापक शक्ति सरकार की, वो भी बैठी है। इनके ही इलाके के अंदर कल दिन दहाड़े 2 स्टूडेंट ने, आप देखिए, अध्यापक जो है मुख्य अध्यापक की चक्कुओं से हत्या कर दी गई। उन बच्चों ने फिरौती के लिए किसी को फोन भी किया, वो भी आज वो सारे अखबार में मैसेज पेजों में छपा हुआ है। हालात बड़े गंभीर है। और जहाँ तक कि देखो, मुख्यमंत्री ठीक है, मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहा है, लेना भी चाहिए, और मुख्यमंत्री को सबसे पहले एक एक्शन इस बात का लेना चाहिए, एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। भाई, किसी की एरिया के अंदर कोई अपराध होता है, कि लूटपाट है, हत्या है, फिरौती, कोई भी वारदात होती है, उस एरिया के जो चौकी इंचार्ज या थाने इंचार्ज की जिम्मेवारी फिक्स की जाए, ताकि कोई भी अपराधी अपराध करता है तो पुलिस इस बात से डरेगी कि तेरे एरिया में कोई बदमाशी होती है, तेरी एरिया में कोई गलत काम होगा तो तेरी जवाबदारी फिक्स होगी, तेरे पे एक्शन लिया जाएगा। आप तो भय ही नहीं है। पहले को तो पुलिस कर्मचारी 50% और अधिकारी 50% पुलिस विभाग में कम पड़े हैं। दूसरी ओर इन्होंने एक धंधा बना लिया, सड़कों के ऊपर खड़े कर देते हैं अपने बच्चे जो स्टूडेंट्स है और है, व्यापारी है, उनके स्कूटी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल के चलान काट रहा, कंपटीशन कर दिया। क्या कंपटीशन कर दिया? जितने ज्यादा चलान काटोगे, चलान काटने वाले पुलिस अधिकारी को सरकार उसको वो कमीशन दे रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 11 साल की इनकी सरकार है, 11 साल में एक केस गिना दे,
कि 11 साल में ये चौकों के ऊपर, सड़कों पे इन्होंने जो चलान का नया सिस्टम बनाया, एक ही अपराधी पकड़ाओ, एक का तो नाम बता दो भाई, उस चेकिंग में हमने एक अपराधी पकड़ लिया। बजरंग जी, आप कह रहे हैं कि एक भी अपराधी पकड़ा, ये बात आप गलत कर रहे हैं। नहीं, आप सुन लीजिए मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो चेकिंग कर रहे हैं चौकों के ऊपर, जो बच्चों के स्टूडेंट्स जो है, जो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनकी स्कूटी। बजरंग जी, साफ तौर पर अधिकारियों को बोल दिया गया है, खुली चेतावनी तक दे दी गई है। क्या दे दी है? खुली चेतावनी तक दे दी गई है। क्या चेतावनी दे दी? तुम चलान नहीं काटोगे? है सब चौकों में खुलेआम बच्चों के चलान काट रहे हैं, धंधा बना रखा है, पैसे लाओ नहीं चलान कटाओ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक भी 11 साल में एक निकाल बताइए, कोई ऐसा चौक बता दीजिए, किसी शहर का बता दीजिए। हर केंद्र चौकों पर 10-5 खड़े हैं, गाड़ी स्कूटर रोकते हैं, मोटरसाइकिल बच्चों के चलान करते हैं। तो क्या चेकिंग करना गलत है? क्या चेकिंग करना गलत है? बिल्कुल। मैं इस बात तो क्या खुले तौर पर छोड़ दिया जाए सभी युवाओं को कि आप चलाइए, बाइक चलाइए, स्कूटी चलाइए, बिना लाइसेंस के वाहन चलाइए? स्कूटी लेके जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आज तो लाइसेंस नहीं होना चाहिए उनके पास? लाइसेंस तो होना चाहिए। लाइसेंस होना चाहिए, ये तो थोड़ी है आप सारी पुलिस उसकी बच्चों की चेकिंग पर लगा दोगे, अपराधियों। बजरंग जी, ना जाने कितने युवा ऐसे हैं जिन्हें रूल से नहीं पता है ट्रैफिक के, आप भी जानते हैं। आपकी बात तो रूल सिखाइए, रूल समझाइए। मुझे तो लगता है कि आपके अपने का ही किसी का चालान कटा है, इसलिए आपको ज्यादा दुख हो रहा है। हर चौक के ऊपर, तीसरे चौक। ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। नेहा जी भी लगातार बनी हुई हैं। अपराधियों को पकड़ोगे नहीं? मैं ले लूंगी जवाब, मैं ले लूंगी आपसे भी जवाब। नेहा जी, अपराध को लेकर सीएम जिस तरह से लगातार बैठकें कर रहे हैं और काफी सख्त भी नजर आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अपराधियों को खुली चेतावनी नहीं दी गई है, उन्हें साफ तौर पर कह दिया गया है कि या तो अपराधी ये प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो अपराध छोड़ दे। बिल्कुल साधना जी, देखिए हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों जो भी घटनाएं सामने आई, क्योंकि 2023 का अगर हम आपराधिक डाटा उठाकर देखते हैं तो 2024 में इसकी कमी आई थी, लेकिन 2024 की अंत में और 2025 की जो शुरुआत हुई उसमें अपराध थोड़ा सा हमारे प्रदेश में जो हमने नकेल कसने का काम किया था उसमें थोड़ा सा बढ़त हमें नजर आई। ये निश्चित तौर पर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये अपनी बात को रख रही हूँ कि इसमें सरकार को सख्त होना जो है उसकी मजबूरी भी है, मुझे लगता है कि सख्त होना भी चाहिए। और अब जो माननीय नायब सिंह सैनी जी जो जिस तरह से सख्ती के मोड में आए हैं और उन्होंने सभी अधिकारियों को, आला अधिकारियों को पुलिस विभाग के, उनकी आपने जैसे अभी डेट भी मेंशन की थी कि निरंतर उनके साथ में जो है वार्तालाप शुरू हुआ कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में इस बढ़ते अपराध को अगर हम 1 साल कंट्रोल कर सकते हैं तो हम इसको परमानेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके क्या उपाय और क्या मेथड होने चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, इस पर जो स्ट्रेटेजी बननी है वो आई थिंक बन चुकी है। और जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्ती के साथ दिए हैं कि कार्रवाई जो है अब अगर हमें नहीं दिखी कि पुलिस विभाग ने कार्रवाई सुनिश्चित की है तो आला अधिकारियों का भी उसकी जो जवाबदेही है वो उन पर लागू होगी। मुझे लगता है कि इस बैठक के बाद से प्रदेश के जो स्ट्रेटेजी बना दी गई है कानून को और अपराधों को कंट्रोल करने के लिए, कानून को लागू करवाने के लिए, मुझे लगता है कि वो इम्प्लीमेंट होना और अच्छे से शुरू होगा। और जिस तरह से हमने पिछले 1 वर्ष में आपराधिक घटनाओं को कम आता था उसी तरह से आगे भी, अब से आगे भी वो आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। जहां तक बात है कार्रवाई करने की, तो मैं एक बात मेरे बड़े भाई को कहूंगी, गर्ग साहब आप भी जानते हैं जहां जहां पर भी जो भी एक्शन हुआ, चाहे वो फांसी की घटना हो, हिसार की घटना हो, दिल्ली की घटना हो, रोहतक की घटना हो, यमुनानगर की घटना हो, उन अपराधियों को तुरंत प्रभाव से पकड़ लिया गया। कई अपराधियों का एनकाउंटर भी हुआ और कई अपराधी जो उस मुठभेड़ में मारे भी गए, घायल भी हुए। और आपको सब मालूम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हरियाणा सरकार इसके प्रति जवाबदेही नहीं है और हरियाणा सरकार जो है वो सिर्फ होकर बैठी है। हरियाणा सरकार के तुरंत एक्शन से, पुलिस विभाग के तुरंत एक्शन से वो अपराधी जो है वो खुलेआम नहीं घूमते रहे। अब घटना उन्होंने की
वो बहुत ही निंदनीय है। मैं मानती हूँ इस बात को कि हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर घटना हो गई तो उसके बाद उस पर एक्शन भी तुरंत हुआ है। इस बात का मैं अपने ऊपर जो है शाबाशी नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है आप जिस तरह से बयान कर रहे हैं कि सरकार बिल्कुल सुस्त होकर अपने घर में आराम से सभी मंत्री और नेता बैठे हुए हैं और किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें चिंता है हरियाणा प्रदेश की जनता की। और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो शराब और ड्रग और अन्य मादक पदार्थ हैं, उनके जो डीलर थे, उनके जो पैडलर्स थे, उनके जो बिजनेस ये कर रहे थे, उन लोगों पर, उन अपराधियों पर हमने नकेल कर दी। लगभग 786 के आसपास हमने जो है अभी तक की 11 साल के मैं आपको डाटा बता रही हूँ, हमने उन अपराधियों को पकड़ा। उनके जो एसेट्स थे, उनके जो घर थे, बिजनेस थे, प्रॉपर्टी थी, सबको हमने जब्त किया। इस तरह का जो कड़ा रुख हमने अपनाया और उनको जो सरकारी लाभ मिल रहे थे उनके परिवार वालों को, वो हमने खत्म कर दिया। हमने ऐसे कितने सारे चेंजेस किए, ये हमारी नई स्ट्रेटेजी का प्लान था। और ऐसे ही हमने अब भी एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है कि जिससे हरियाणा में कानून व्यवस्था लागू हो सके और अपराधियों को कम किया जा सके। 100% मैं ये बात कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस विभाग इस बारे में सख्त है और आने वाले समय में आपको ये दिखेगा। तीसरी बात मैं गर्ग साहब की जवाब देके अपनी बात को समाप्त करूंगी। गर्ग साहब ने कहा, हर बार ये बात करते हैं मेरे बड़े भाई कि चौक पर खड़े होकर सारे पुलिस विभाग के लोग सिर्फ और सिर्फ चालान काटने का काम करते हैं। तो गर्ग साहब आपको भी पता है, जो परिवहन के साथ लगे हुए पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं वो ही चालान काटने का अधिकार रखते हैं। दूसरे पुलिस विभाग के कर्मचारी चालान काटने का अधिकार नहीं रखते हैं। और आप भी जानते हैं कि दूसरे और परिवहन विभाग के साथ में जो कर्मचारी हैं उनमें उनकी संख्या में कितना अंतर है। तो आपकी ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है कि सारे पुलिस विभाग के कर्मचारी चालान काटते नजर आते हैं। आपको एसपी कब चालान काटते नजर आए, डीएसपी कब चालान काटते नजर आए, आपको एसएचओ ट्रैफिक की पुलिस का चालान काटते नजर आता होगा, उसी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पुलिस विभाग के कर्मचारी ही चालान काटते नजर आते होंगे। दूसरी बात, आपकी बात का मैं खंडन करूंगी। आपने कहा कि बच्चों के चालान काटते हैं। बच्चों के पास अगर लाइसेंस नहीं होगा, साधना जी, बच्चों के पास अगर हेलमेट नहीं होगा और बच्चे एक बाइक पर 3 या 4 होंगे और बच्चों के अलावा कोई भी अन्य जो वासी है हरियाणा प्रदेश का, अगर वो ट्रैफिक के रूल्स का उल्लंघन करेगा तो मुझे लगता है कि चालान काटना कानून के तहत आता है। चालान काटना कानून से बाहर नहीं है और कानून लागू कराने के लिए ही चालान का प्रावधान है। मुझे लगता है कि जज साहब ये भूल जाते हैं कि ये कानून जो है ये हमारे संविधान में मेंशन है चालान काटने का, ना कि ये बाहर से कहीं से ऐसे ही कोई उनसे पैसे वसूल कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि कानून व्यवस्था को जब लागू करने के लिए सख्ताई या कड़ा रुख अगर हरियाणा सरकार अपनाती है तो यही विपक्ष होता है जो उनको नीचा दिखाने का काम करता है। तो मैं मेरे सभी विपक्ष के साथियों से भी अनुरोध करूंगी कि हरियाणा प्रदेश हमारा अपना है, हरियाणा निवासी हमारे अपने हैं। चाहे सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी है तो विपक्ष को भी जो सरकार कड़ा रुख अपनाती है उसमें उनका समर्थन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ना कि उन्हें नीचा दिखाना चाहिए। और जिस भी व्यक्ति के पास अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा जो है वो व्हीकल चला रहा है, बिना हेलमेट के चला रहा है, ट्रिपलिंग या 4 लोग बिठाकर व्हीकल चला रहे हैं, तो इनका चालान कटना ही चाहिए। इसमें इस बात को मानेगा। तो मेरा मानना है कि अब कानून व्यवस्था में मुझे लगता है कि इन सभी मीटिंग्स के दौरान जो नई स्ट्रेटेजी बनाई गई है, क्योंकि देखिए अपराध का जो है माहौल बदल गया है, अपराध करने की जो प्रणाली है लोगों की वो बदल गई है, क्योंकि अब हाईटेक मामला आ गया है, लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उस तरह के अपराधों को पकड़ने के लिए किस किस तरह के प्रावधान होने चाहिए वो भी हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमराज का जो लगाने की बात थी सभी मार्केट में, उन सब चीजों को सुनिश्चित कराने के बाद मुझे लगता है कि अब अपराध में जरूर कमी आएगी। चलिए नेहा जी, अब बजरंग जी भी लगातार बने हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बजरंग जी, आपने सुना होगा नेहा जी को, आपके मन में कई तरह के सवाल थे जिनके जवाब आप जानना चाह रहे थे। आपने सुन लिया होगा नेहा जी को। आप कह रहे थे कि चालान काटे जाते हैं और उसका जवाब मैंने भी दिया कि ट्रैफिक रूल्स अगर तोड़े जाएंगे तो चालान जरूर काटे जाएंगे और अगर हेलमेट नहीं पहना होगा,
कोई भी खुले तौर पर अगर रोड पर चला जाएगा तो इस तरह से तो यूं समझिए कि अपराध लगातार बढ़ जाएगा। मैडम जी, मैं यही बात क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ कंफ्यूजन गैस से ट्रैफिक पुलिस चलान करते कोई दिक्कत। मैंने क्या कहा, पुलिस विभाग, मैं अपनी बात का आज भी स्टैंड हूँ। ट्रैफिक विभाग नहीं, पुलिस विभाग, चौकियों के बाहर हिसार सेक्टर 14 के बाहर पुलिस चौकी बनी हुई है, वो चलान काट रहे हैं। हर पूरे शहर के चौकों में ट्रैफिक पुलिस नहीं, पुलिस विभाग के अधिकारी चलान काट रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पुलिस बजरंग जी कैसे काट सकते हैं आप ये बताओ। ये यार आप जिद्दी करते हो मैडम जी, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, मुझे प्रूफ लीजिए, मैं आपको चलान की कापियां भेज दूंगा। आप तो मेयर कर रहे हो पार्टी की, एक सरकार की, मैं कैसे काट सकते? मैं कह दूँ काट रही है, मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा, प्रूफ दूंगा, एक नहीं हजारों प्रूफ दूंगा। खुले आप काट रहे हो, आज भी चेक करवा लो। नहीं होंगे चलान काटने के। अगर उन्होंने पर्ची दी है चलान काटने की तो वो ऑथराइज पर्सन होंगे, क्योंकि उस चलान काटने की पर्ची की कॉपी जो है वो किसी पुलिस वाले के पास नहीं हो सकती जब तक उसकी ड्यूटी ना हो। कहता हूँ मैडम जी, हरियाणा न्यूज के चैनल रिपोर्टर भेजो, मैं हिसार के अंदर हूँ, आपका रिपोर्टर गाड़ी बिठा के मैं एक नहीं 7 दिन आपको दिखाऊंगा। दादाजी आप अपना रिपोर्टर भेजिए, चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। एक बार पहले भी आपने मुझे चैलेंज दिया था अनारकंडी आने का, लेकिन आप नहीं आए। बजरंग जी मेरी बात सुनिए आप पहले। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। बोलिए। आप कह रहे हैं ना कि मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ एक नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका रिपोर्टर भेजिए, मैं हिसार में बैठा हूँ, मैं जहाँ कहोगे मेरी गाड़ी देने लेगा आपकी उसको, और 7 देगा दिखाऊंगा पुलिस के अधिकारी चलान काटते हो, एक बार नहीं डेली दिखाऊंगा उसको। आपका रिपोर्टर को मैं बुला लेता हूँ, आप उसका नंबर दीजिए और मैं उसको बुला कर आपको मौके की वीडियो भेजूंगा, फिर आप दिखाना, आपको पता लग जाएगा क्या स्थिति है। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। क्या गोपाल का अंदर बैठा है, सरसे के अंदर आपका रिपोर्टर है, मैं बोलता हूँ मेरे प्रधान को कि भी उसको बिठा के सारे सरसे में घुमा कर लाएगा। आप तसल्ली करो, तो आपके जो गोपाल का अंदर तसल्ली। ठीक है बजरंग जी, आवाज इनकी डाउन कर दीजिए। नेहा जी। जी साधना जी, देखिए ये बात तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग इस मैटर को भी सीरियस नहीं लेते हैं। हाँ। हर मामले में इस तरह की बातें करना मुझे लगता है कि बिल्कुल व्यर्थ समय नष्ट करने वाली बात रहती है। कानून व्यवस्था के समय में कांग्रेस ने क्या अच्छे काम किए थे, कम से कम वो ही सजेशन में बोल दें हमारे लिए। मतलब मुझे ये लगता है कि हर बात पर इस तरह की उटपटांग बात करना बिल्कुल जायज नहीं लगती, और सही मायने में एक विपक्ष का रोल क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मैं ये बात अपने मुंह से कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि सरकार की कहीं कोई कमी नजर आ रही है, हालांकि इसमें कमी नहीं है, अगर हम कानून व्यवस्था को कांग्रेस के समय में पिछले 10 वर्ष जो हुड्डा साहब ने निभाए हरियाणा में, उसके साथ कंपेयर करें तो हम आज भी उन आपराधिक घटनाओं की संख्या में कम पर खड़े हैं। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि नए दौर की राजनीति है, नया माहौल है, इस नए माहौल में किसी भी विपक्ष के एक नेता को कोई नए सुझाव आते हैं, तो मुझे लगता है कि पत्राचार के माध्यम से वो मुख्यमंत्री को भेज देने चाहिए। क्या उनका इस जिम्मेदारी नहीं बनती है हरियाणा प्रदेश में? आप मानेंगी साधना जी, मैं हरियाणा सरकार में होते हुए प्रवक्ता में पिछले 8-9 सालों से हूँ, और मैं निरंतर पत्राचार के माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी को भी किसी भी विषय पर पत्र भेजती थी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं जो भी नया विषय आया उस पर जो मेरा सुझाव होता था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मैं उनके साथ पत्राचार करती थी। कि शायद मैंने माननीय मनोहर लाल जी से 500 से ज्यादा पत्र के माध्यम से पत्राचार किया था, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक एक शब्द उस लेटर का पढ़ते थे, और ये स्वयं उन्होंने मुझे कहा था कि नेहा, आपके द्वारा भेजे गए पत्रों का मैं एक एक शब्द पढ़ता हूँ। तो जिसके पास भी कोई अच्छे सुझाव होते हैं, वो सुझाव मुझे लगता है कि वो भेज देने चाहिए, ताकि बिल्कुल है जी। कानून व्यवस्था मिलकर हम निभा सकते हैं, क्योंकि केवल और केवल पुलिस विभाग के बलबूते पर भी कानून व्यवस्था को कायम नहीं कर सकता। बिल्कुल नेहा जी, यही प्रयास रहता है सरकार का कि किस तरह से
हरियाणा से अपराध जो है वो खत्म किया जा सके। और अब तो सीएम खुद सख्त भी नजर आ रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं। ये साल जैसे ही शुरू हुआ, पहले महीने से ही बैठक हुई। सबसे पहले 10 जनवरी को हुई, उसके बाद 10 फरवरी को एक बैठक होती है। यही अपराधियों को किस तरह से प्रदेश से खत्म किया जा सके, प्रदेश से भगाया जा सके, इसी को लेकर ही लगातार बैठकें चल रही हैं। अधिकारियों को भी विशेष तौर पर निर्देश दिए गए, दिशा निर्देश तक दिए गए। और साथ ही देखिए, जून में हुई, 10 जुलाई को ही, कल रात को भी 12:30 बजे तक ये बैठक चलती रही। तो ये बात बिल्कुल नेहा जी, आप जुड़ी हमारे साथ, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बजरंग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।